नमस्कार दोस्तों। 1987 क्रैश यूएस स्टॉक मार्केट हिस्ट्री का एक दिन का सबसे बड़ा क्रैश था। क्रैश 19 अक्टूबर 1987 को हुआ था और इस दिन को ब्लैक मंडे भी बोला जाता है। इस दिन स्टॉक मार्केट लगभग 23% गिरी थी, जबकि 1929 मार्केट क्रैश के दौरान स्टॉक मार्केट 28 अक्टूबर 1929 मंडे को लगभग 13% से गिरी थी और अगले दिन ब्लैक ट्यूसडे को लगभग 12% से गिरी थी। टोटल 25% गिरी थी 2 दिन का मिला के। मजे की बात है कि कल इसकी 33वीं सालगिरह है और मंडे ही है। 1987 से 5 साल पीछे चलते हैं। पहले 1982 से 1987 के बीच स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छी बुल रन की। वो इसलिए क्योंकि रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेंट बने थे 1981 में और उन्होंने टैक्स घटा दिए थे। टैक्स घटेंगे तो कंपनीज को कम टैक्स पे करना पड़ेगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ेगा। अगर कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ेंगी तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगी। उसी समय के दौरान बेरोजगारी भी 11% से घटकर 6% हो गई थी, तो फंडामेंटली अच्छा टाइम था। अगस्त 1982 से अगस्त 1987 तक 5 साल में स्टॉक मार्केट 3.5 गुना हो गई थी। बट इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी भी अच्छी नहीं हुई थी जितनी स्टॉक मार्केट ग्रोथ हो गई थी, तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड थी। इसी पीरियड के दौरान यूएसए का ट्रेड डेफिसिट लगभग 6 गुना हो गया था। अगर कंट्री के इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा हो उसे बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। वो इसलिए था क्योंकि यूएस की इकोनॉमी इंपोर्ट्स के लिए ओपन थी, बट दूसरी कंट्रीज इतनी ओपन नहीं थी इंपोर्ट्स के लिए। ट्रेड डेफिसिट के कारण यूएस की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही थी, मतलब यूएस डॉलर की वैल्यू घट रही थी। क्योंकि अगर किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स के खरीदार कम है तो उसकी करेंसी की डिमांड भी कम होगी। यूएस डॉलर डेप्रिसिएशन की वजह से इन्वेस्टर्स अपना पैसा यूएस से निकालकर दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे थे। ये रोकने के लिए गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर दी, मतलब मनी सप्लाई कम कर दी। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए। बड़े इंटरेस्ट रेट्स देखकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूएस में आने लगी। यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ी और उसकी वैल्यू भी। बट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि अब कंपनीज को ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से कंपनीज की अर्निंग्स कम होंगी। दूसरा, कस्टमर्स भी कंपनी के प्रोडक्ट्स कम खरीदेंगे लोन लेके। इसकी वजह से कंपनीज का रेवेन्यू भी कम होगा और अल्टीमेटली अर्निंग्स भी कम होंगी। जनवरी 1987 से सितंबर 1987 तक गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई आधी कर दी थी, बट स्टॉक मार्केट जनवरी से अगस्त के बीच 40% बढ़ी थी। तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड तो थी। इन्वेस्टर्स को भी पता थी ये बात। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इंश्योरेंस स्ट्रेटेजी फॉलो करने लगे, मतलब आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनके फ्यूचर्स शॉर्ट किए हुए हैं आपने। जिस हद तक फ्यूचर्स शॉर्ट किए हैं उस हद तक आपके पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस हो गया एक तरह से। पोर्टफोलियो मैनेजर्स को लगता था वो जब चाहे जो मर्जी पोजीशन ले सकते हैं फ्यूचर्स में। पोर्टफोलियो इंश्योरेंस स्ट्रेटेजी की तरह ट्रेडिंग के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना भी नया नया शुरू हुआ था। क्या कंप्यूटर से एक साथ लाखों ऑर्डर्स हैंडल कर पाएंगे, ये भी टेस्ट नहीं किया गया था। पहले कैसा होता था, कस्टमर अपने ब्रोकर को कॉल करता था बाय सेल ऑर्डर के लिए। ब्रोकर फिर कंपनी के ट्रेडिंग डेस्क को फोन करता था। ट्रेडिंग डेस्क स्टॉक एक्सचेंज में बैठे ब्रोकर को कॉल करता था। एक्सचेंज वाला ब्रोकर फिर स्पेशलिस्ट के पास जाके ऑर्डर एग्जीक्यूट कराता था। कंप्यूटर्स आने के बाद बड़े बड़े ऑर्डर्स भी एक बटन दबाने से एग्जीक्यूट हो जाते थे और ये बड़े ऑर्डर्स मार्केट प्राइस हिलाने की क्षमता रखते थे। इन कंप्यूटर्स में ऑलरेडी प्रोग्राम्स भरे हुए थे, जैसे कि अगर स्टॉक प्राइस 5% या 10% गिरा तो ऑटोमेटिकली सेल कर देगा। पोर्टफोलियो इंश्योरेंस स्ट्रेटेजी भी प्रोग्राम्ड थी कंप्यूटर में। तो हुआ कुछ यूं दोस्तों, 14 अक्टूबर 1987 वेंसडे को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो मर्जर एंड एक्विजिशन रिलेटेड टैक्स बेनिफिट कम कर रही है। मार्केट ओवर वैल्यूएशन और ट्रेड डेफिसिट की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ने का सदमा तो था ही, टैक्स बेनिफिट कम होने की खबर सुनकर इन्वेस्टर्स थोड़ा डरने लगे। उस दिन स्टॉक मार्केट 4% गिरी। अगले दिन थर्सडे को मार्केट 2.5% गिरी। उससे अगले दिन फ्राइडे को मार्केट 4.5% गिरी। सैटरडे और संडे काफ़ी खतरनाक होते हैं क्योंकि लोग वेले होते हैं। लोग बेचैन होने लगे कि पिछले 3 दिन में मार्केट 11% गिर गई है, इससे पहले और गिरे, मैं मंडे को निकल जाऊंगा। कुछ लोगों ने फ्राइडे को ही म्यूचुअल फंड्स को पैसा वापस करने की रिक्वेस्ट डाल दी थी। अब म्यूचुअल फंड्स के पास इतना कैश थोड़ी था जितनी की रिडेम्पशन रिक्वेस्ट थी। उन्हें स्टॉक्स बेचकर इन्वेस्टर्स की रिक्वेस्ट पूरी करनी पड़ती। कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स के सेल सिग्नल ट्रिगर हो गए 3 दिन मार्केट गिरने से। जो मार्जिन लेके इन्वेस्ट कर रहे थे उनकी मार्जिन कॉल्स भी ट्रिगर हो गई। फिर आया ब्लैक मंडे 19 अक्टूबर 1987।
बिलियंस ऑफ डॉलर के सेल ऑर्डर आने लगे, स्टॉक प्राइस गिरने लगे, जिसकी वजह से और ज़्यादा कंप्यूटर प्रोग्राम्स ट्रिगर होने लगे, सेल ऑर्डर्स बढ़ने लगे, प्राइस और ज़्यादा गिरने लगे और ज़्यादा कंप्यूटर सेल सिग्नल ट्रिगर होने लगे। ये स्पाइरल चलता रहा गोल गोल। एक पॉइंट के बाद उन्हीं प्रोग्राम्स ने सारी बाइंग भी बंद कर दी ऑटोमेटिकली। तो मार्केट में बस सेल ऑर्डर थे, बाय ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। फिर मीडिया ने इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी की। ट्रेडिंग फ्लोर पे ब्रोकर्स की भगदड़ मची हुई थी, उसकी विजुअल इमेजेस टीवी पे दिखाई गई। न्यूज़ देखकर लोगों की ओर फटी, लोग पैनिक कर गए और अपना सब कुछ बेचने लगे। कंप्यूटर प्रोग्राम्स और पैनिक की वजह से स्टॉक मार्केट की गिरावट बहुत बुरी हुई। उस दिन मार्केट लगभग 23% गिरी। कुछ लोगों ने उस दिन पैसा भी कमाया। फेमस ट्रेडर पॉल ट्यूडर जोन्स ने इस इवेंट से अपना पैसा 3 गुना किया। लोगों को लगा था कि डिप्रेशन आएगा 1929 की तरह, बट रिसेशन तक नहीं आया। 2 साल में मार्केट वापस अपने पुराने लेवल पे आ गई 1989 में, जबकि 1929 क्रैश के बाद मार्केट को 25 साल लगे थे पुराने लेवल तक आने में। ये हो पाया फेड चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन की समझदारी की वजह से। क्रैश के अगले ही दिन प्रोग्राम ट्रेडिंग बंद कर दी गई, बैंक्स को स्टॉक एक्सचेंजेस को कर्जा देने को बोला गया, इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए गए, मॉनेटरी पॉलिसी लूज कर दी गई, पब्लिक को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। न्यूजीलैंड के सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी लूजन नहीं की, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की इकोनॉमी 6 साल के लंबे रिसेशन में चली गई। इस हादसे के बाद स्टॉक एक्सचेंजेस ने सर्किट ब्रेकर्स का आविष्कार किया ताकि पैनिक सेलिंग या कंप्यूटर ट्रेडिंग का इम्पैक्ट कम से कम हो। मुझे लगता है अगर सर्किट ब्रेकर होता तो मार्केट 23% ना गिरती उस दिन, और अगर मार्केट कुछ और घंटों के लिए खुली रहती तो 23% से कई ज़्यादा गिरती। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा इसके बारे में। धन्यवाद।